बेसिक रूल ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की चर्चा की गई है। अल्ट्रासाउंड में ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, और इसको समझना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर प्रोब है, देयर आर टू की एस्पेक्ट हाउ द इंडिकेटर और oriented relative to the screen and how the probe and indicator are placed। आप देखिएगा कि आपका जो प्रोब होता है, अगर मान लेते हैं ये एक प्रोब है, तो प्रोब के एक कॉर्नर में एक डॉट सा उठा हुआ हिस्सा रहेगा और दूसरे साइड का हिस्सा जो होगा वो समतल होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर एक प्रोब है तो एक साइड में डॉट बना रहेगा और दूसरे साइड में समतल रहेगा। तो हम कैसे तय करेंगे कि हमें प्रोब का कौन डायरेक्शन पेशेंट के पेट पर रखना है ना, इसको कैसे तय करेंगे? तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर जो है तरीका बताया गया है, उसको ओरिएंट हम कैसे करेंगे पेशेंट के बॉडी के अनुसार, ठीक है। क्योंकि हमें जो इमेज लेना है वो 2D इमेज लेना है, और ये जो 2D इमेज आती है ये एक रियल टाइम इमेजिंग होती है। इसके बहुत सारे फ्रेम्स चलते रहते हैं और हमें रियल टाइम इमेज दिखाई देती है, जैसा बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर इको की बात करते हैं तो हार्ट जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ता हुआ हार्ट दिखाई देगा, और जब फैलता है तो फैलता हुआ दिखाई देगा। 1 सेकंड का भी डिले नहीं हो, 1 सेकंड से भी बहुत कम यूनिट का भी उसमें जो है टाइमिंग का कमी नहीं हो, उसको हम लोग रियल टाइम इमेजिंग कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का जो ओरिएंटेशन है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप बात को नहीं समझते हैं तो। और 2 डायमेंशनल प्लेन में या 3 डायमेंशनल इमेज जो लेना होता है, ठीक है ना, 3D इमेज ले या 2D इमेज ले, तो हम लोग बॉडी को अलग अलग तरीके से समझते हैं। एक तो ट्रांसवर्स स्कैनिंग होती है, दूसरी स्कैनिंग सजाइटल होती है और कॉर्नल होती है, ठीक है ना। तो सजाइटल, ट्रांसवर्स और कॉर्नल क्या है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, ये समझना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है ना। और इसको जब समझेंगे तो ये सिर्फ बॉडी का नहीं है, बॉडी के हर ऑर्गन का ट्रांसवर्स इमेज प्राप्त कर सकते हैं, बॉडी के हर ऑर्गन का कॉर्नल इमेज प्राप्त कर सकते हैं और सजाइटल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है ना, अगर अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है इसका 2 साइड है, ठीक है, एक साइड 2 साइड। मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं तो उसमें एक साइड में यहां पर एक डॉट दे देते हैं, ठीक है ना, पहचान के लिए कि इसको किस डायरेक्शन में रखा जाए। और मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वो वैरी कर सकता है। तो आपको ये पहचानना होगा कि पेशेंट के बॉडी के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे प्लेस करेंगे, किसी के बॉडी पर हम इसको कैसा प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पेशेंट के बॉडी की बात करते हैं तो पेशेंट का बॉडी एक साइड होता है राइट और दूसरा साइड होता है लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बनेगी है ना, इसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरह की बनेगी, और हमको इसका कौन सा छोर को राइट में रखना है और कौन सा छोर को लेफ्ट में रखना है। इसके लिए इसमें एक चीज ये बताया गया है कि प्रोब के जो एक एंड होते हैं, प्रोब का जो एंड होगा, ठीक है ना, जहां पर प्रोब का जो एंड होगा, एक एंड पर आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा जेल को डाल दीजिए। प्रोब के एक एंड में जब जेल डालेंगे तो आपको वहां पर ये चमक आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है। ये जो नॉब है, ये वाला जो नॉब है, कंपनी जो नॉब बनाया है ये स्क्रीन पर राइट साइड में बन के आ रहा है कि स्क्रीन में लेफ्ट साइड बन करके आ रहा है, ठीक है ना। ये देखना है कि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है कि राइट साइड में आ रहा है, ये चेक कर लेना है आपको, ठीक है। और उससे आप तय करेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है ना,
कि ये राइट साइड आ रहा है। ये पता करना बहुत ज्यादा, मतलब ये था कि प्रोब में जिस साइड हम जेल का ड्रॉप डालेंगे, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये नॉब अगर स्क्रीन में ये लेफ्ट साइड में आएगा तो हमको बॉडी के लेफ्ट साइड में इसको रखना, और ये अगर स्क्रीन के राइट साइड में आएगा तो राइट साइड में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जेल का ड्रॉप जब गिराया गया है तो ये जो चमक है ये जेल का रिफ्लेक्शन है और दूसरे साइड एज इट इज है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि प्रोब का वो डायरेक्शन राइट साइड में होना चाहिए और लेफ्ट साइड में जो समतल है, जहां पर कोई कंपनी के तरफ से ऐसा उठाव नहीं बना हुआ है, उसको रखना है। ये तरीका से अगर समझ गए तो वेरी गुड, अगर इस तरीके से नहीं समझे तो उसके लिए एक दूसरा टेक्निक मैं बताता हूं जो कि नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। सिंपली क्या करना है कि पेशेंट का ये मीडियन सजाइटल लाइन है, बीचों बीच से जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, मीडियन सजाइटल लाइन। और मीडियन सजाइटल लाइन क्या करती है, बॉडी को 2 हाफ में बांट देती है। आपको अच्छे से पता है ना कि यहाँ से एक लाइन होती है जो बीचों बीच 2 हाफ में बांटती है, एक साइड राइट हो जाता है, एक साइड लेफ्ट हो जाता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये जो प्रोब रखा, ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट को फेस कर रहा है और ये वाला डायरेक्शन राइट को फेस कर रहा है। हम पेशेंट को के बॉडी के ऊपर, जहां यहां पर तो लीवर होती है, तो हम यहीं पर प्रोब को रखेंगे, ठीक है। प्रोब को रखने के बाद हल्का सा इंक्लाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा उठाएंगे और नीचे फिंगर को डाल देंगे, नीचे फिंगर डालेंगे। फिंगर ये वाला पोर्शन किस साइड है, लैटरल साइड में है, तो फिंगर अगर राइट साइड में आ जाती है तो सब ओके है। लेकिन अगर फिंगर का धब्बा जो है, ये जो धब्बा है, फिंगर का स्पॉट है, ये लेफ्ट साइड आता है, तो हमको अपने प्रोब को 180 डिग्री रोटेट कर देना होगा। यही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेस प्रोब ट्रांसवर्सली एज शोन इन फिगर, रेज राइट कॉर्नर को उठाइए प्रोब के, पुट फिंगर एट द राइट एंड स्कैनिंग सर्फेस ऑफ द प्रोब एंड सी वेयर इट अपीयर ऑन स्क्रीन। और वो देखिए कि उंगली का जो धब्बा है ये राइट में आ रहा है कि लेफ्ट में आ रहा है। अगर राइट में आ रहा है तो ओके है, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इसको 180 डिग्री घुमा देना है, आपका सही पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। Probe and see where it appear on the screen. If spot of the finger on right side of the screen, यहाँ पर दा लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में देन होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। If spot of the finger on right side of the screen, then it's okay. राइट साइड में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये लेफ्ट में आ रहा है तो हम 180 डिग्री इसको घुमा देंगे। ये वाला दूसरा मेथड मैं बता दिया, वैसे नहीं समझिए तो ऐसे समझिए, ठीक है ना। अब ट्रांसवर्स स्कैन की बात, इस तरह अगर हम प्रोब को प्लेस करते हैं तो ट्रांसवर्सली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें तो समझ गए कि कौन वाला साइड जो है राइट में रखेंगे, कौन वाला साइड लेफ्ट में रखेंगे। लेकिन आप लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं और सपोज दैट आप किडनी की इमेज ले रहे हैं, तो किडनी जो है स्क्रीन पर किस तरह से आ जाती है, इस तरह से आती है, ठीक है ना। कि बॉडी में तो ऐसे रहती है किडनी, लेकिन स्क्रीन पर इस तरह आती है। एक आपका जो किडनी होता है, किडनी का 2 पोल होता है, आपको पता है कि ये किडनी है, किडनी है, किडनी है, ठीक है, ये किडनी है और इसका 2 पोल होता है, ठीक है। किडनी के 2 पोल होते हैं, एक को कहते हैं अपर पोल और एक को कहते हैं लोअर पोल। बात समझ में आ गई। लेकिन आप जिस अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और उसमें आप किडनी में रीनल कैलकुली देख लिया या हाइड्रोनेफ्रोसिस खोज लिया, लेकिन आप बता सकते हैं कि किडनी में जो स्क्रीन पर आ रही है इसका अपर पोल कौन है और लोअर पोल कौन है, ठीक है ना। यह जानना भी जरूरी है, इसलिए कि मान लीजिए यहां पर अगर एक ट्यूमर या मास का डेवलपमेंट होता है तो आप क्या लिखिएगा रिपोर्टिंग में, अपर पोल में है कि लोअर पोल में है, ये कैसे पता चलेगा। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में यही किडनी इस तरह आती तो आप अंकलन आसानी से कर सकते थे, ये अपर पोल है और ये लोअर पोल है, ठीक है।
इसलिए इस लिहाज से यहाँ पर हमको प्रोब कैसे रखना है और हम कैसे पता करेंगे कि अपर पोल कहाँ पर आ रहा है और लोअर पोल कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सिंपली यही काम कीजिए, प्रोब को ऐसा करके रखिए, नीचे फिंगर यहाँ पे डालिए ऊपर साइड में। जाहिर है देखिएगा कि फिंगर जो है स्क्रीन पर राइट साइड में आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए? राइट साइड में। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड में आता है, अगर ये लेफ्ट साइड में आता है तो आप इसको घुमा लीजिए। ठीक है, और नहीं घुमाना चाहते तो आपको ये कम से कम पता चल जाएगा कि फिंगर अगर यहां पर रख रहे हैं ऊपर ऐसा करके, अगर आप प्रोब को रख रहे हैं, है ना, एक डायरेक्शन इधर रख रहे हैं और एक डायरेक्शन इधर, तो इधर वाला डायरेक्शन में ऊपर वाला हो गया ये और ये लोअर हो गया, तो अपर वाला जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन के कौन कॉर्नर में आ रहा है। आप फिंगर रखिए हल्का सा रेज करके, तो आपको पता चल जाएगा कि इस साइड धब्बा बन रहा है तो अपर पोल किडनी का इधर होगा, और अगर इस साइड धब्बा बनेगा तो अपर पोल किडनी का यहां होगा। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? तो आइए रूल को देखते हैं। रूल कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में द हेड ऑफ द पेशेंट, यानी कि ऊपर वाला चीज है ना, वो राइट साइड में आना चाहिए स्क्रीन के, और जो नीचे वाली चीज है फीट साइड की, जो नीचे वाली चीज है वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आना चाहिए। ये मैंने लिख दिया है यहां पर, लेकिन आप पाल्मर की बुक को अगर देखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट लिखा है, वहां पर टाइपो एरर है। ठीक है, तरीका यही है कि स्कैनिंग के समय जो किडनी का अपर पोल है उसको आपके हाथ में है, आप ला सकते हैं उसको। अपर पोल को हमेशा राइट साइड में लीजिएगा और लोअर पोल को नीचे लीजिएगा। यह किडनी एक मिसाल के रूप में मैं बता रहा हूं। अब यह हर ऑर्गन के लिए हो गया। हर ऑर्गन का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आप अंकलन इस तरीके से कर सकते हैं कि कौन वाला ऊपर का हिस्सा होगा और कौन वाला नीचे है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बी मोड पे खुलती है। अल्ट्रासाउंड मशीन के अलग अलग मोड होते हैं। सबसे पहले हम लोग ए मोड के बारे में बात करेंगे। ए मोड एक ऑपरेशनल स्टेट है दैट अ सिस्टम हैज बीन स्विच्ड टू अ नॉर्मल मोड occur when all part of system oscillate with the same frequency. For ultrasound imaging, different modes are used. आर्ट्रियल वेनस सिस्टम, अलग अलग तरह के मोड का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आर्ट्रियल सिस्टम की बात हो, आर्टरी या जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्सेप्शन केस आप लोग जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरी है ना, और वेनस सिस्टम हार्ट, पैंक्रियाज, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब के लिए अलग अलग मोड्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। और ए मोड में जैसा कि मैंने बताया कि ए मोड में किसी तरह की इमेज नहीं आती है, तो इमेज नहीं आती है तो क्या आता है? इस तरह का स्पाइक्स आता है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ये मोड बड़ा इंपॉर्टेंट मोड माना जाता है, ठीक है ना, और इसके स्पाइक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्या चीज में? तो यहाँ पे लिखता है ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी में, आंख की स्टडी में इसका बहुत बड़ा रोल है, बोनी स्टडी में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ए मोड को आपको समझाते हैं। ए मोड को सबसे पहले समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग ए मोड की बात करेंगे, तो ए मोड को हम लोग एम्पलीट्यूड मोड के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्किन है, चमड़ा, इधर इस साइड ये स्किन है पेशेंट का, और इसके ऊपर आपने क्या रखा? एक प्रोब को रख दिया, प्रोब को रखा, तो स्किन और प्रोब के बीच में आप क्या लगाते हैं? जेल लगा देते हैं। ठीक है, जेल लगाते हैं कि साउंड आसानी से अंदर की ओर जाए। बॉडी के अंदर में दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ और दूसरा स्ट्रक्चर मैं
यहां पे बनाता हूं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर जो लेस डेंस है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है ज्यादा डेंस है, हाईली डेंस है। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप प्रोब को रखेंगे तो प्रोब से निकलने वाला साउंड वेव यहां जाएगा टकराएगा, यहां जाएगा टकराएगा। जो इससे टकराएगा कुछ साउंड जो है वापस भी आता है। ठीक है, ध्यान रहे इसकी डेंसिटी कम है। दूसरे साइड साउंड वेव यहां भी जाएगा कुछ पेनिट्रेट करके जो डीपली जाएगा, और चूंकि ये वाला एरिया जो है ज्यादा डेंस है तो इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा हाई होगा और इसके रिस्पॉन्स में कोई इमेज नहीं बनेगी, इसके रिस्पॉन्स में ग्राफ बनना स्टार्ट करेगा। जैसे कि यहां से जा रहा है तो इससे टकराता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, इतना दूर गया तो रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो यहां पर एक ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे आता है, आगे की दीवार से ये वाले दीवार से टकराता है तो इसका भी रिफ्लेक्शन होगा। यहां से थोड़ा साउंड वेव अगर कुछ देर तक अगर निकलता है, आगे जाता है, तो यहां पर का जो ग्राफ बनेगा थोड़ा ज्यादा थिकेंड बनेगा। उसके बाद फिर आगे जाएगा और इस साइड से टकराता है तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा ये ज्यादा ऊंचा बनेगा। तो ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और किसमें कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन का पावर है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल ऑप्थेल्मोलॉजी में भी किया जाता है। आंख के केस में ए मोड का खेल, ए मोड का क्या रोल होता है। ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है और उसके पीछे में रेटिना है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये कौन सा रोल को प्ले करता है, आपका ए मोड। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस भी मेजर करेगा और ये भी बताएगा कि कहां पर कितना ज्यादा ग्राफ में उठाव हुआ है उसके रिफ्लेक्शन से। सबसे पहला, अगर प्रोब को यहां रखा जाता है जेल लगाने के बाद, ठीक है, तो साउंड वेव जाएगा, जाने के बाद यहां के वॉल से जब टकराएगा, ठीक है, सबसे पहले यहां के वॉल से अगर टकराता है तो ये सबसे पहला एक पैटर्न बना ही देगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे वॉल से जाके टकराएगा वहां पर एक पैटर्न बनाएगा। उसके बाद यहां से पैटर्न इसने बनाया, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बढ़ेगा, आगे का एरिया क्या है, खाली है, अभी किसी से नहीं टकरा रहा है। फिर जाएगा तो रेटिना के जब वॉल से टकराता है तब फिर ये एक ग्राफ को बनाता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इससे क्या होगा कि हम यहां से यहां तक की दूरी इस ग्राफ को देख करके भी समझ सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी की बात होती है, सपोज दैट ये बंदे के यहाँ पर कुछ एनॉमली हो गई है, तो ये जो साउंड जाएगा तो एक एक्स्ट्रा ग्राफ यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि साउंड यहाँ भी टकरा करके बैक गया है और इसके पीछे भी टकरा करके बैक की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये रोल जो है ए मोड का है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड मोड के नाम से जानते हैं और इसको भरपूर रूप से ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आंख की एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई तस्वीर अभी नहीं बन रही है, इसमें ग्राफ बन रहा है। हाँ ठीक, दूसरा जो मोड है उसको हम लोग बी मोड या ब्राइटनेस मोड के नाम से जानते हैं, इसको ब्राइटनेस मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें डिस्प्ले होता है 2D इमेजेस, जो इमेज आप प्राप्त करते हैं वो बी मोड में होता है। मशीन मैंने जैसे भी बताया था कि बी मोड में ही खुलती है, और एक्चुअली में क्या होता है कि बी मोड के अलावा कोई दूसरा मोड में इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद ब्राइटनेस मोड में क्या है कि हम सारे इमेजेस को देख सकते हैं, जो भी इमेजेस है, जो आप मास देखते हैं, ट्यूमर देखते हैं, ऑर्गन देखते हैं, ठीक है ना, सारी चीज बी मोड में ही बनती है। नेक्स्ट एंड लास्ट मोड है, दैट इज एम मोड।
एम मोड को हम लोग मोशन मोड भी कहते हैं, इसको हम लोग टाइम मोशन मोड के नाम से जानते हैं। इसमें डिस्प्ले होता है वन डायमेंशनल इमेज, और ये ए मोड से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रहता है। इसमें भी इस तरह का उठाव दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि हम लोग फीटल हार्ट रेट, कार्डियक इमेजिंग वगैरह में इसका करते हैं और मेजरमेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हार्ट का कोई मसल है, वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहा है वो मसल, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल के मूवमेंट को हार्ट के पास बी मोड में हम रखेंगे और नीचे जो मोशन मोड है उसके ग्राफ आने लगेंगे और वो हमें दिखाएंगे, उससे हमें जानकारी मिलेगी कई तरह की हार्ट की बीमारी की, जैसे कि हाइपरकाइनेसिया हो गया या हाइपोकाइनेसिया हो गया या स्टेनोसिस हो गया, ठीक है। इवन बच्चे के केस में आप तय करते हैं कि उसका हार्ट का मूवमेंट कितना है, फीटल हार्ट रेट के बारे में पता करते हैं। इसी एम मोड का खेल होता है, ये एम मोड है, ठीक है। तो एम मोड, अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन को देखेंगे तो उसमें कुछ की होती है जिसको हम लोग बटन कहते हैं। एक होता है ए, एक में लिखा रहता है एम, एक में लिखा रहता है बी, एक में बी बी, एक में बी एम। ये एक्चुअली में ए एम बी 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 एम एक्चुअली में क्या है, अगर ए का फुल फॉर्म देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मोड, ये सब मोड की है, ठीक है ना। तो ए का मतलब हो गया ए मोड, बी का मतलब हो गया बी मोड, एम का मतलब हो गया एम मोड, बी बी का मतलब हो गया डबल बी मोड, बी एम हो गया तो ब्राइटनेस मोड के साथ एम मोड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बी मोड की बात करते हैं तो बी मोड एक ऐसा मोड है जिसमें फिगर आती है, इमेज जो बनता है वो बी मोड होता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो इसमें ये जो इमेज बन रही है, ये जो इमेज बन रही है फीटस के स्कल की, ये किस पे आ रही है, ये ब्राइटनेस मोड। तो ब्राइटनेस मोड ही वाहिद और सिंगल एक ऐसा मोड होता है जो तस्वीर को शो करता है। इसलिए 98% आप काम इसी से लेते हैं, फोटो, इसलिए कि अल्ट्रासाउंड इज इमेजिंग टेक्निक। इसमें क्या है कि हम लोग इमेजेस को लेते हैं, तो इमेजेस जो बनता है वो ब्राइटनेस मोड के द्वारा बनता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम बी मोड के अलावा, यानी कि बी मोड एक ऐसा मोड है जो रियल टाइम स्कैनिंग कर रहा है, रियल टाइम स्कैन कर रहा है, इसमें कंप्लीट पिक्चर आ रही है और जब आप फ्रीज का बटन दबाते हैं तो वो रुक जाती है। जैसे ही आप बीबी मोड का दबाते हैं तो स्क्रीन पर डुअल स्क्रीन बन जाएगी, ठीक है ना। एक में आप जब तस्वीर ले लेते हैं तो ये फ्रीज होगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप एक साइड फोटो लेते हैं तो दूसरे साइड भी फोटो ले सकते हैं। ये हो गया आपका बी मोड का बात, ठीक है। बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड में जो इकोज बनता है यह स्पाइक्स में बनेगा, इसमें कोई फोटो थोड़ी बन रही है, इसमें आप देख रहे हैं स्पाइक्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बी मोड है, बी मोड के साथ ए मोड चल गया तो इससे क्या होगा कि बोन की डेंसिटी पता चल रही है। जहाँ जहाँ पे साउंड ज़्यादा टकरा के वापस आता है ना, जहाँ पर कि हड्डी ज़्यादा सख्त होगी, मजबूत होगी और जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी वो एरिया में स्पाइक ज़्यादा ऊंचा बनेगा, ठीक है। और हम यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। यूजुअली इसको ऑप्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ए मोड हर मशीन में अवेलेबल होती भी नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज इसका इस्तेमाल किसी चीज़ के बारे में, यहाँ के ये जो स्पाइक है ये क्या है, कंपन जो होता है ना, जितना ज़्यादा तेज़ रिफ्लेक्शन आएगा फोटो तो नहीं बनाएगा लेकिन ऐसा स्पाइक बनाएगा। जिस ऑर्गन से टकरा के ज़्यादा तेज़ी से साउंड आएगी तो फोटो में क्या होती है, जो ज़्यादा तेज़ आती है वो चमकीला बनता है, यहाँ पर क्या होगा वो स्पाइक्स में बनेगा। एक बार वो वीडियो को देखिए जो हम आँख वाला बताया है तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ए मोड के बारे में, ठीक है। बी मोड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बी मोड के बारे में बताया है। बी मोड के बारे में ऑलरेडी बताया कि इसमें हम लोग जो भी इमेजेस है वो लेते हैं,
रियल टाइम इमेज लेते हैं। और एम मोड क्या है कि ये उस तरह का स्पाइक नहीं बताएगा, लेकिन कोई चीज़ मूवमेंट करती है, ठीक है ना, है ना, चाहे वो आयोटा के पास आप रख दीजिए, ठीक है, तो आयोटा में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है और यहाँ की वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसकी वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह का ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। जब इससे हम लोग इस तरह की चीज़ के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं जो बॉडी मूविंग होती है। बात समझ में? मोड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इवन इको में इस्तेमाल होता है, बच्चे के हार्ट का रेट पता करने के लिए इस्तेमाल होता है, हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। तो ये क्या बता रहा है कि एम मोड एक दूसरा तरीका है डिस्प्ले करने के लिए मोशन, कोई चीज़ की मोशन हो रही है, जहाँ जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पर एम मोड के हम लोग ग्राफ से ये पता करेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे आप या मेजर कर लेंगे, एकदम उसी तरह जैसे आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो उसके आगे में एक मीटर रहता है, पता चलता है कि आप बाइक को 20 की स्पीड में चला रहे हैं, 30 की स्पीड में चला रहे हैं कि 70 की स्पीड में चला रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पर जो भी वॉल का मोशन जो होता है या ब्लड का फ्लो का जो मोशन होता है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ये पैटर्न तैयार होता है एम मोड का, ठीक है, और इसको मेजर करके ये तय किया जाता है कि उसकी क्या स्पीड है, उसकी क्या गति है। हार्ट का मसल है ना, हार्ट का मसल का जो है सिस्टोलिक मूवमेंट और डायस्टोलिक मूवमेंट में अगर किसी तरह की एनॉमली हो, ठीक है, अगर आप जानते होंगे किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो, हार्ट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटी होती है, तो जो एबनॉर्मेलिटी हो रही है मूवमेंट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी, उसके कैनेसिया यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी हो रही है, उस एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है एम मोड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट है और हार्ट की जो फोटो बनी है, हार्ट का कार्डियक रीजन का फोटो बना है, वो एक्चुअली में बी स्कैन में बना है और ये इकोकार्डियोग्राफी है। ए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया और बी जो है आपको वेंट्रिकल वॉल हो गया। यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक लकीर को जो रखा गया, ये दोनों से ये कंपन को लेगा, इसके जो मूवमेंट होंगे उसके कंपन को लेगा। और ए का जो कंपन है जिसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा, तो उसका कंपन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। बी का जो कंपन है वो उसके जस्ट नीचे बन रहा है। तो बी क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो बी इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर वॉल को, फार वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है ना। और ये अब जो इसका जो मूवमेंट है, ये दोनों का मूवमेंट जिसकी वजह से इस तरह के आपको इमेज बन करके आ रहे हैं और इससे इनके मूवमेंट की एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई?